निबंध ऐसे आप सभी लोग जानते हैं। कई एग्जाम में आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम की मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का होता है और ये 3 घंटे का पेपर रहता है और 250 नंबर का रहता है। और इसमें आप लोगों को दो निबंध लिखने होते हैं। दोनों 1000 से 1200 शब्दों में रहते हैं। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो निबंध का पेपर है ना, ये मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। तो निबंध की तैयारी को आप लोग गंभीरता से लिया करिएगा और प्रैक्टिस करते रहा करिएगा। इसके लिए अलग से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस आप लोग पढ़ते रहते हैं, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, संसद टीवी को फॉलो करते रहा करिएगा। कोई डिबेट हो रही कहीं, उसे भी आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा, समझते रहा करिएगा। और निबंध केवल आपके तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मकता, आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। और अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करना है और संक्षेप में लिखना है। प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। और सभी विषयों का किंग मेकर समझा जाता है किसे? निबंध को। और एक किताब भी आप लोग ले सकते हैं अगर देखना है तो, निबंध दृष्टि की आती है ना, निशांत सर की, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि ये कॉपी जो आप लोग देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, ये है अनिरुद्ध कुमार की। ये 2017 के हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड हैं और इनकी रैंक थी 146वीं। इन्होंने जिस तरह से निबंध लिखा हुआ है, आप लोग एक शुरुआत कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल सकता है कि इस तरह से निबंध लिखना है। एक लिखने की कला आप लोग सीख सकते हैं इसे। तो प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश दिए गए, इन्हें भी ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लिया करिएगा। तो प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखेंगे ना। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। अब आप देखिए दोनों निबंध आप लोगों को 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, पहला भी और दूसरा भी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी में लगभग होना चाहिए आपका। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से आप लोग काट दिया करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप देखिए खंड ए खंड बी, प्रत्येक में से एक एक चुनकर दो निबंध लिखिए। और आप देखेंगे इसमें लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे। अब 125 नंबर के दो रहते हैं एक तरह से। अब आपके सामने खंड ए है। खंड ए में आप लोगों को चार टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। कितने? खंड ए सेक्शन ए में चार टॉपिक दिए गए। इन चारों को पहले ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, विषयों को अच्छी तरफ से पढ़ना है, समझना है। प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ है। तीसरा कह रहा है कि समृद्ध समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। तीसरा कह रहा है देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती। मेरा आश्रय आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपयुक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन चारों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और देखिए विषय चुनने से बचना है आपको। संवेदनशील हो, जो विवादास्पद विषय हो, जिसमें आप ज्यादा भावुक हो जाते हो, ऐसा विषय चुनने से बचा करिएगा। और जो भी विषय आप लोग चुन रहे हैं उसे थोड़ा समय चिंतन मनन किया करिएगा, फिर ड्राफ्ट बना लिया करिएगा, फिर लिखने लिखने की शुरुआत किया करिएगा। जैसे परिचय हो गया, पृष्ठभूमि, फिर मुख्य मुद्दा हो गया, समस्या विषय, विषय से संबंधित वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान समाचार, विषय की प्रासंगिकता क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, बाधाएं, आलोचनाएं, सुधार, आगे का रास्ता, निष्कर्ष। इस तरह से आपको लिखना है। प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा कोई प्रासंगिक उद्धरण है, कथन है, उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं आप लोग, उसके बारे में महापुरुष ने किसी ने कुछ कहा है, लिखा है, तो उसका उल्लेख कर सकते हैं। जो प्रासंगिक सरकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनका भी उल्लेख किया करिएगा। आंकड़े देखिए, संख्या सटीक होना चाहिए, आंकड़े आप लोग बता सकते हैं। और निबंध लिखते समय आप लोगों को व्यक्तिगत ना हो, अतिवादी दृष्टिकोण ना रखें, अपने विचारों को संतुलन देने का प्रयास करें।
और सिर्फ समस्याएं पेश नहीं करना है आपको, यह आपको दोषदर्शी बनाती हैं। संभव सुधार और समाधान भी लिखना है। और सत्ता प्रशासन की आधारहीन आलोचनाएं नहीं करनी है। भले ही विषय उत्तेजक बना रहे, किंतु आपको निबंध उत्तेजक नहीं लिखना है, ये भी याद रखिएगा। और असंभव समाधान लिखने से बचा करिएगा, और ऐसे समाधान प्रस्तुत किया करिएगा जो व्यवहारिक हो। क्या हो? व्यवहारिक हो। तो इन चारों टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इन्होंने कौन सा टॉपिक चुना है? इन्होंने, आप देखते हैं कि चौथा टॉपिक चुना है। कौन सा? चौथा। देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम पर मैं गिलास नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपयुक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये आप देखेंगे कि सभ्य समाज के 5000 वर्षों के इतिहास में राष्ट्रवाद महज 4 शताब्दी पुरानी विचारधारा है। परिवार, कबीला, धर्म, और आप देखते हैं कि राज्य और विश्वग्राम तक मानव एक ऐसे सामुदायिक विचार की खोज में भटकता रहा जो उसे शांति, सुरक्षा और आश्रय दे सके। इस यात्रा में राष्ट्रवाद सर्वाधिक शक्तिशाली विचार सिद्ध हुआ, और एक ऐसा विचार जिसके लिए मारा जा सके, क्योंकि जहां राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति पर जोर देता है, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों की अवनति की भी इच्छा रखता है, और यही इच्छा संघर्ष की ओर ले जाती है। मानवता का इतिहास हमें इतना तो सिखाता है कि बुराई और अच्छाई में से अच्छाई का चयन तो आसान है, पर अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष ही ज्यादा कठिन और निर्णायक सिद्ध हुआ है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उगतर अच्छे व उससे अधिक बीच का संगर गहन किंचित सफलता, अतिभव असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता, ये प्रथाएं बहुत प्यारी हैं। कट्टर राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता को हमें इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा, और हमें समझना होगा कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद ने एक सृजनात्मक भूमिका अदा की है, और कैसे कट्टर राष्ट्रवाद हमें संघर्ष की ओर ले जा गया है, और कैसे जैसे मानवता विश्वग्राम के मुहाने पर पहुंचती ही थी, जब कट्टर राष्ट्रवाद उसे पीछे खींचता हुआ प्रतीत हो रहा है, कि कैसे उदारीकरण और वैश्वीकरण के 2 दशक बाद आज हम ब्रेक्जिट, ट्रंप, मरीन लापेन, चीन के विस्तारवादी रवैये, सीरिया संकट, कीमिया की समस्या, संरक्षणवाद और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से भागने की परिदृश्य का सामना कर रहे हैं। अच्छी पहल की हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर इतने प्रासंगिक शायद कभी नहीं रहे। सामाजिक रूप से राष्ट्रवाद ने इस राष्ट्र के भीतर बस रहे लोगों के मध्य संघर्षों को गौण बनाया, लोगों को उन्नति का मार्ग दिखाया और भाईचारे की नई संस्कृति विकसित की। पर धीरे धीरे कट्टर राष्ट्रवाद के विकास ने संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाले धर्म जैसी संस्थाओं को भी नकार दिया। ईसाइयों ने ईसाइयों पर आक्रमण किए, मुस्लिमों ने मुस्लिमों पर आधिपत्य जमाया, और बौद्धों ने बौद्धों का संहार किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यह प्रक्रिया हमें अपने चरम रूप में दिखाई देती है। अर्थात लगभग 4 दशकों तक राष्ट्रों को यह विश्वास सा हो गया कि शांति और समृद्धि की राह युद्ध से ही होकर जाती है। एक ही पंथ अब जग में जीने का अभ्यास करो, छगियो रक्त पीने का। और पर जब भ्रम टूटा तो मानवता की मुट्ठी में केवल राख बंद थी। क्या थी? राख बंद थी। आर्थिक रूप से वाणिज्यवाद और व्यापारिक पूंजीवाद ने राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाई, पर यही वह क्षेत्र था जहां राष्ट्रवाद का दोहरा चरित्र प्रारंभ से ही स्पष्ट था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास साथ साथ महात्मा गांधी ने भी बार बार लक्षित किया कि राष्ट्रवाद अपने और पराये के बीच भेद को जन्म देता है। वह अपने देश के लोगों के लिए जितना दयालु और सौहार्दपूर्ण है, वही उपनिवेशों के लिए उतना ही अत्याचारी और शोषक है। भारत के आर्थिक पतन में ब्रिटिश नीतियों की भूमिका से कौन परिचित नहीं है? पर आज जब हम वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के माध्यम से राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठे ही थे कि पश्चिमी देशों में संरक्षणवाद की नई प्रवृत्ति दिख रही है। पश्चिमी देशों के इस व्यवहार से विकासशील देश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी क्रमशः राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद का यह है क्रमशः सृजनात्मक और विभाजनकारी प्रभाव स्पष्ट है। राष्ट्रवाद आप देखेंगे जहां संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी
मान्यता देता है। वहीं कट्टर राष्ट्रवाद में स्वयं को सही और दूसरों को भ्रमित मानने की एक कूप मंडूक प्रवृत्ति होती है। कट्टर राष्ट्रवाद इस दूसरों से कुछ भी ग्रहण करने के प्रति शंकाशील रहता है। वस्तुतः उसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। आज उत्तर कोरिया के बिगडेल बच्चे जैसे व्यवहार के पीछे कट्टर राष्ट्रवाद ही प्रमुख कारण है। क्या प्रमुख कारण है? राजनीतिक रूप से भी इन दोनों प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। जहां महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रवाद का प्रयोग औपनिवेशिक और शोषक व्यक्तियों के विरुद्ध जनता को एकजुट करने में किया, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद सीमाओं के दोनों तरफ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनता है और घृणा हिंसा का विचारक। आश्चर्य तो तब होता है जब लोकतांत्रिक सरकारों का तख्तापलट करते हुए भी सेनाएं राष्ट्रवाद का ही हवाला देती हैं। और संभवतः इसलिए कहा गया है कि देशभक्ति बदमाशों और राजनीतिज्ञों की अंतिम शरणगाह है। धार्मिक रूप से देखें तो पश्चिम में राष्ट्रवाद का विकास ही धार्मिक जकड़बंदियों से मुक्ति की आकांक्षा के चलते ही हुआ। राष्ट्रवाद ने इस दिशा में पर्याप्त सफलता पाई, पर सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में कट्टर राष्ट्रवाद ने पुनः राष्ट्र और धर्म का तालमेल करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय परिस्थितियों की चर्चा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गौवध पर चल रहा है विवाद। इन परिस्थितियों में हमें वर्तमान परिदृश्य पर पुनः विचार करना चाहिए। आज किसी भी देश की समस्या अकेले उसकी अपनी नहीं, एक देश की आर्थिक नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वह 2008 की अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो या फिर चीन की मौद्रिक नीति। आज जो युद्ध सीरिया में होगा वह केवल मध्य पूर्व में ही नहीं वरन सरदासी समस्या के रूप में कनाडा जर्मनी को भी प्रभावित करेगा। चाहे ओजोन परत के साथ हो, आर्किटिक का पिघलना या फिर वैश्विक तापन समस्याएं किसी एक देश की नहीं हैं। लैंगिक विभेद से लेकर वैश्विक महामारियों तक राष्ट्रों के बीच सहयोग अपरिहार्य हो गया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट भी वैश्विक है और आतंकवाद भी वैश्विक। इसलिए आप देखिए, प्रारंभ में मैंने कहा था कि कट्टर राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचार संभवतः इतने प्रासंगिक कभी नहीं रहे, और टैगोर औपनिवेशिक परंपरा के संत थे। तुलसीदास की तरह उनका भी मानना था, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और आधुनिक आप देखते हैं कि क्या आधुनिक बोध और परंपरा बोध उनके उनके व्यक्तित्व में घुल सा गया। और आप देखिए, उन्होंने यह विचार राष्ट्रवाद के उफान के दिनों में व्यक्त किए, और पर आज यह स्वीकार करते हुए भी एक देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हमें उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और स्वयं टैगोर ने ऐसे भारत की कल्पना की जहां शब्द सत्य पर आधारित हो, व्यक्ति क्षुद्रताओं से मुक्त हो और भातृक ऊंचा हो और हृदय मुक्त। कट्टरता पर मानवता का कारण वास्तव में टैगोर का ही विचार नहीं वरन संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा का सार यही वर्ण है। निज प्रणति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अच्छा प्रयास है। लेखन शैली को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ये कह रहे हैं। और देखिए, इन्हें आप लोग देखेंगे 125 नंबर में से कितना, 125 नंबर में से 70 नंबर दिए गए हैं। कितने? 70 नंबर मिले हैं पहले सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी को देखते हैं हम लोग। इसी टॉपिक पर आज के परिप्रेक्ष्य में आप निबंध लिखने की कोशिश तो करिए। आप समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए, खंड बी है ये और सेक्शन बी है। इसमें भी 4 टॉपिक दिए गए हैं। चारों को पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल। दूसरा, एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा। तीसरा है न्यायिक जवाबदेही, न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक साधन। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत। आपने देखा होगा, मोदी सरकार आई थी तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी ना, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और ये 2017 के सिलेक्टेड हैं, तो आप समझ सकते हैं उस समय इसकी खूब चर्चाएं हो रही थी। आप लोग आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर लिखिए, क्या 2022 तक किसानों की आय हो गई है या नहीं हो गई है? आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। पिछले 20 वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा 10 से 15,000 प्रतिवर्ष के बीच झूलता रहा है। नीति निर्माताओं के सामने एक विशिष्ट विराट प्रश्न चिन्ह की तरह, जब हम किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसलों को सड़कों पर फेंकते देखते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में किसानों को पुलिस की गोली से मरते, या फिर जंतर मंतर पर नरमुन्नों के साथ प्रदर्शन करते अधनंगे तमिलनाडु के किसानों को, तो फिर किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंकड़ों की
आवश्यकता नहीं रह जाती। एक तरफ तो भारत की 60% जनसंख्या किसी न किसी रूप में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। वहीं अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। कृषि अब लाभदायक कार्य नहीं रहा, यह तो किसानों के साथ साथ नीति निर्माता भी मानने लगे हैं। और आपने देखा होगा, कोई भी किसान ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा उसके बेटे किसान बने। आपने देखा होगा। ऐसे में 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी स्वप्न प्रतीत होता है, परंतु यह एक ऐसा स्वप्न है जिसे हकीकत में बदलना आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी। स्वप्न और यथार्थ के इस संबंध को जानने के लिए जरूरी है कि किसानों और कृषि के समक्ष आज क्या कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास क्या हो रहे हैं, और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किन अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि सर्वप्रथम तो यह कि परंपरागत रूप से ही भारतीय किसान दुनिया के सबसे मेहनतकश किसानों में से एक रहा है। ऐसे में समस्या की जड़ सामाजिक परिस्थितियों और संस्थागत कमियों में निहित है। आर्थिक उदारीकरण के बाद ही नीतियों के केंद्र में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र ही रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही कृषि क्षेत्र पुनः चर्चा में आया। यद्यपि केपी पी साइना जैसे पत्रकार 90 के दशक से ही इस समस्या का पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राफ्ट इस दिशा में आंख खोलने वाली पुस्तक है। कृषि क्षेत्र में समस्याएं व्यापक हैं। जनसंख्या की अत्यधिक दबाव, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं में कृषकों की भूमिका नहीं, कृषि इनपुट का बढ़ता मूल्य, ऋण जाल, खाद्यान्न केंद्रित कृषि, भंडारण परिवहन सुविधाओं का अभाव और मानसून पर निर्भरता तो इन समस्याओं की एक झांकी भर है। व्यक्तिगत रूप से भी समाज में किसानों की हैसियत घटी है। ऐसे परिवार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं जहां कृषि से इतर रोजगार करने वाला एक भी व्यक्ति ना रहा हो। और हमारी आपकी दृष्टि में भले ही यह आंकड़ा पर्याप्त ना हो, पर प्रेमचंद की होरी से लेकर आज के किसान तक यह मर्यादा, यह आप देखते हैं कि यह प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि अपेक्षाकृत इस समृद्ध प्रदेशों यथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आत्महत्या की दर अधिक है, क्योंकि उद्योगपतियों के विपरीत ऋण ना चुका पाने पर होने वाली प्रताड़ना उनके लिए अवसाद कारक सिद्ध होती है। किसानों की हालत का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि लगातार 2 वर्षों तक कम बारिश के होने पर ही बुंदेलखंड, विदर्भ या कालाहंडी, बोलांगीर और आप देखिए कोडला कोरापुटा क्षेत्र में नागार्जुन की कविता का यह दृश्य संजीव हो उठता है। कई दिनों तक चूल्हा रोआ चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास थे, और कई कई दिनों तक लगी भीत भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अच्छी कविता है। अच्छा, वस्तुतः यह सत्य है कि उदारीकरण के बाद से उत्पन्न समृद्धि का ज्यादातर लाभ पहले से ही उच्च स्तर पर काबिल तबके को मिला। किसानों की हालत में तुलनात्मक सुधार तो हुआ, पर विषमता का स्तर बढ़ने से वह सुधार नगण्य हो गया। और इस तथ्य को समझकर ही नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा। और पिछले वर्षों में आप देखते हैं, वर्षों में सरकार की ओर से एपीएमसी की भूमिका को सीमित करने का पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के विकास का प्रयास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सब्सिडियों का युक्तिकरण व नगद हस्तांतरण, मृदा स्वास्थ्य कारण और भंडारण शोध, ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन योजनाओं का आप उल्लेख करना चाहिए। किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया गया उसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। पर 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दोहरी रणनीति अपनानी होगी। ऐसी रणनीति जिसमें गांव और शहरों को कृषि उद्योगों को विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक बनाना होगा। एक ऐसी रणनीति जो गांधी, नेहरू और अंबेडकर के विचारों की समन्वय पर आधारित हो। दूसरी रणनीति में पहला चरण होगा उपयुक्त योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावकारी ढंग से लागू करना। इसके लिए प्रत्यक्ष अंतरण की तरह अन्य योजनाओं के लिए भी एक निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए हाल ही में एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 40% क्लेम ही दिए गए और बीमा कंपनियां 6,000 करोड़ के लाभ स्तर पर हैं। ऐसी स्थितियों को शून्य करना होगा। किसानों की प्रकृति पर निर्भरता को कम करना इसी चरण में शामिल होगा। और दूसरे चरण में कृषि को उद्योग से जोड़ना शामिल है। कृषि प्रसंस्करण उद्योग इस चरण के केंद्र में है। इसे भंडारण, फसल के नुकसान में कमी तो आएगी ही, साथ ही मूल्य निर्धारण में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। तृतीय चरण में कृषि पर जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव को कम कर रोजगार के विभिन्न अवसर सृजित करने होंगे। ये अवसर आप देखिए बाहर स्थित उद्योगों के साथ साथ गांव में ही देने होंगे, और जिससे सामाजिक स्थानांतरण कम से कम हो। कौशल विकास इस चरण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। चौथे व अंतिम चरण में किसानों पर व्यय के भार को कम करना होगा।
इसके लिए सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों को ग्रामीण भारत के सामाजिक क्षेत्र में निवेश करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलकर एक प्रकार से आय को दुगना करने में सक्षम होंगे। आज भोजन के अलावा किसान परिवार की 3/4 आय शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो रही है। अर्थव्यवस्था को सीमा तक ही निबंध में सीमित ना करें, इसे अन्य आयामों के साथ भी लिखें। ये सुझाव दिया जा रहा है, अन्य आयामों के साथ भी जोड़िए। इस रणनीति से हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संभव है कि यह लक्ष्य 2022 की बजाय 2024-25 तक प्राप्त हो, पर यह आप देखते हैं कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी ओर देश ने यात्रा प्रारंभ कर दी। और ऐसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि एक ऐसा स्वप्न जिसे हकीकत में तब्दील करना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है। समावेशी विकास की इससे स्पष्ट कसौटी नहीं हो सकती है। और इसी रूप में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हम ऐसे स्वप्न में बदलना होगा जो हमें हमें सोने ना दे। राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्रियान्वयन के दृढ़ संकल्प से इसे यथार्थ में बदला जा सकता है, बदलना ही होगा। निष्कर्ष लिखते समय समय भी किसी कविता या लोकोक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आप लेखन लेखन और आप देखिए प्रभावशाली बना सकते हैं। इसमें भी आप देखिए 70 नंबर दिए गए, अच्छी पहल है इनकी। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी इनमें से एक टॉपिक चुनिए, उस पर लिखिए आप लोग निबंध, और अपना निबंध चेक भी करवा लिया करिएगा। समझ रहे? प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।